नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको द गुरु 26 चैनल पे। आपको बता दें कि अभी हम क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं और आप लोग के काफ़ी डिमांड आ रहा था कि सर अब कोई भी एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन से ना पूछ के और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ रहा है सभी एग्ज़ाम में, और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स भी काम नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। इसको देखते हुए हमने क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें वर्तमान में जो सीरीज चल रहा है वह पॉलिटी और हिस्ट्री का चल रहा है। तो क्लास 6 से हम लोग स्टार्ट किए हैं, क्लास 12 तक जाएंगे। तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज है लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व। क्लास 4 लेसन है, उसमें देखिए आप लोग को ये भी बताते चले कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसी से हम लोग क्लास कर रहे हैं, और ओल्ड एनसीईआरटी से जो नोट्स तैयार किया गया है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके अगले वीडियो में हम लोग सरकार के बारे में काफ़ी कुछ जाना, इसका पूरा भूमिका के बारे में जाना, सरकार के कैसा निर्माण होता है, सरकार के कार्य क्या क्या होते हैं, इसका क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सभी काफ़ी डिटेल में अगले चैप्टर में हम लोग सरकार के बारे में जाना। आज जानेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में। जब हम बोलते हैं कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक, तो इसका अर्थ क्या होता है? इस अध्याय में आपको लोकतांत्रिक सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को बताया गया है, और लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, आप एक लोकतांत्रिक सरकार को कैसे परिभाषित कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग आज एक एक करके पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले भागीदारी। लोकतांत्रिक सरकार में सबसे मुख्य होता है आम लोगों की इसमें भागीदारी। तो लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला लक्षण है भागीदारी। लोकतंत्र में सिर्फ निर्णय लेते लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वह अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इस प्रकार नियमित चुनाव होने से लोग सरकार पर नियंत्रण लोगों का बना रहता है। अगर नियमित जहाँ चुनाव होगा सरकार पे, वहाँ उसका नियंत्रण बना रहेगा। वही अगर नियमित चुनाव ना होता है तो वहाँ तानाशाही आ जाता है या डिक्टेटरशिप आ जाता है। ठीक है, तो भारत में क्या होता है कि हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, और एक सरकार चुनाव जीतकर आती है, और वोट के माध्यम से ही हम लोगों से हम लोग की भागीदारी, उसमें वोट के माध्यम से हम लोग की भागीदारी होती है, और हम लोग जिसका वोट देते हैं उसका सरकार बनता है। तो देखिए भारत में तो 5 वर्ष पे चुनाव होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी जगहों पे 5 वर्ष पे ही चुनाव हो। सबका अपना अपना, जैसे ऐसे समझिए कि अमेरिका के ले लिए पहले। अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में प्रत्येक 4 साल पे चुनाव होता है। अमेरिका में 4 साल पे चुनाव होता है, और 4 साल के बाद यहाँ होता क्या है कि 4 साल के बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में, नवंबर के पहले सप्ताह में क्या होता है कि जो पहला सोमवार आएगा उसके बाद वाला मंगलवार को चुनाव होगा, और यही इलेक्शन डे कहलाता है। तो ऐसे समझिए कि ऐसे थोड़ी ना कि सोमवार के बाद तो मंगलवार आएगा ही, लेकिन अगर मंथ का पहला सप्ताह अगर मंगलवार से शुरू होगा तब चुनाव वहाँ पे नहीं होगा। अगर जो सोमवार आएगा, वो मंथ में पहला जो सोमवार आएगा उसके बाद वाला मंगलवार आएगा, उसी में चुनाव होगा। अगर कोई भी मंथ का पहला दिन मंगलवार आ गया तो वहाँ पे चुनाव नहीं होगा। सोमवार का इंतज़ार भी ही किया जाएगा, उसके बाद वाला मंगलवार को चुनाव होगा, और वही मंगलवार कहलाएगा इलेक्शन डे। ठीक है, हर 4 साल के बाद। ये होता है अमेरिका में। दूसरा समझिए स्विट्ज़रलैंड में, यहाँ भी लोकतांत्रिक सरकार जहाँ जहाँ उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है? स्विट्ज़रलैंड यहाँ पे और अलग है। यहाँ पे क्या होता है स्विट्ज़रलैंड में, यहाँ चुनाव प्रत्येक साल होता है, और एक चीज़ और है कि चुनाव अगर लड़ लिए तब फिर दोबारा चुनाव आप नहीं लड़ सकते, इसकी अनुमति आपको नहीं होती है। कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ चुनाव प्रत्येक साल होता है। और एक चीज़ की विशेषता स्विट्ज़रलैंड का कि यहाँ
प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे हम लोग के यहाँ तो चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुन देते हैं और वो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो सरकार को चुनती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। लेकिन इसका ये भी कारण है प्रत्यक्ष चुनाव का, इनके पास प्रत्यक्ष चुनाव का थोड़ा सा ये भी हो जाता है ना कि ये छोटा देश है तो यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन हमारे क्या भारत में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत एक काफ़ी जनसंख्या को रखता है और काफ़ी बड़ा देश है, इसलिए यहाँ पॉसिबल तो नहीं है। आगे देखिए स्विट्ज़रलैंड, वहाँ क्या होता है कि स्विट्ज़रलैंड में भी इसका कार्यकाल 7 वर्ष का होता है। स्विट्ज़रलैंड में यह 7 वर्ष का होता है। यहाँ भी, और यहाँ के सांसद याद रखिएगा, इजराइल की बात की, इजराइल में कार्यकाल 7 वर्षों का होता है और यहाँ के संसद को नेसेट कहा जाता है इजराइल में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, भागीदारी के अन्य तरीके के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर उसका आलोचना भी कर सकते हैं, और अगर सरकार अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छा कहिए, और अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसका आलोचना भी हम लोग कर सकते हैं। आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं लोकतंत्र में। ठीक है, कई तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जैसे धरना देके, जुलूस, हड़ताल, हस्तक्षेप अभियान, ये सभी तरीके हैं इसमें जनता अपनी भागीदारी इसमें निभा सकता है, अपने बातों को सरकार तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा भी आजकल क्या है कि आज के समय में सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाकर भी सरकार के कार्यों को सराहना भी कर सकते हैं या विरोध भी कर सकते हैं वर्तमान समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंदोलन के जरिए लोग, यहाँ पे देखिए, आंदोलन के जरिए लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और उन मुद्दों को सरकार के सम्मुख ला सकते हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो उसका भी बहुत सारा उपाय है यहाँ पे लाने के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग आगे देखें, धरना, जुलूस, हस्तक्षेप अभियान, ये सभी के द्वारा बातें सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आज का सोशल मीडिया तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, ट्विटर वगैरह है, एकदम सीधा सरकार तक हम अपनी बातों को आम आदमी भी पहुंचा सकता है। भारत में अनेकों बार आंदोलन के जरिए सरकार के समक्ष मुद्दा उठाया गया है, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मतलब ये आंदोलन चलाकर भी सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया गया है और यह सफल भी रहा है। आगे देखिए, विवादों का समाधान। विवाद तब उभरते हैं जब विभिन्न सांस्कृतिक, धर्म, जगह, आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल अगर नहीं बैठा पाते हैं तो विवाद उभरना लाजमी है। कई बार भेदभाव की दिशा में भी कुछ मुद्दे हैं जो विवाद का विषय बन जाते हैं, जैसे धार्मिक जुलूस का उत्सव विवाद का विषय तो आम हो गया है आजकल, या नदी जल विवाद जो चल रहा है वो भी यहाँ पे विवादों के घेरे में रहता है। नदी जल विवाद भी, इसमें नर्मदा, कावेरी, कृष्णा जो नदी विवाद है इसमें प्रमुख है। आगे बढ़ेंगे, समानता एवं न्याय की बात करेंगे। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विचार है समानता। लोकतांत्रिक अगर कहीं पे सरकार है तो वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण उसका विचार होता है समानता। इसलिए सरकार के संविधान में समानता जैसे अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। भारत के संविधान में समानता को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है, पता है आप लोग को। और यहाँ पे हम लोग का भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें भी यह शब्द निहित है। अच्छा, और कह रहा है कि इसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है कि इस भारत में जो भी लोग रहते हैं सभी के साथ समानता बरती जाए। आगे, लोकतांत्रिक सरकार एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है और समाज के हर तबके को न्याय प्राप्ति का पूरा अधिकार होता है। इसके अलावा सरकार अस्पृश्यता यानी छुआछूत के प्रथा को रोकने के लिए कानून का निर्माण करती है, क्योंकि छुआछूत और अस्पृश्यता के रोक के लिए मौलिक अधिकार में आर्टिकल 17 के तहत इसे रोका गया है। और यह
संविधान के अनुसार यह दंडनीय अपराध है। अगर कोई करता है, अस्पृश्यता के सिद्धांत पे चलता है, तो उससे दंडित किया जा सकता है। तथा सरकार विवादों का समाधान संवैधानिक कानूनों के आधार पे होता है। यहाँ लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि विवादों का समाधान जो होता है, विवाद का समाधान संवैधानिक कानून के आधार पे यहाँ पे होता है दोस्तों। तो चलिए, बहुत छोटा चैप्टर था यहाँ पे, पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 हम लोग आज कर लिए। और अगला वीडियो में किए थे क्या, सरकार के बारे में काफ़ी अच्छे से जाने थे। आज लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में जाने। कल पंचायती राज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसे आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, ये वीडियो, अगला वीडियो भी। और सब आपको PDF में भी, जो PDF ये है उसको आप स्किप करके आप लोग नोट्स के रूप में आप इसको बना सकते हैं। और इसका अगर अध्ययन करके गए तो आपको एक भी क्वेश्चन, अगर 6 to 12 सीरीज कर लिए तो आपका नौकरी पक्का, और कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे, जब तक के लिए बाय बाय।